शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपना डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर विद हेल्प ऑफ सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो आज बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। एंड क्वेश्चन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी पर यूनिट चेंज ऑफ आउटपुट एक्स is called marginal cost of the commodity if there exists a relationship between C and X in the form of C equals to 3x brackets x plus 7 divide x plus 5 prove that the marginal cost falling continuously as output increase। तो पहले कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक ग्राफ ले लेते हैं और ग्राफ पे देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से बिहेव करती है। तो आप देख रहे हो कि क्या जो मार्जिनल कॉस्ट है स्टार्टिंग में कंटिन्यूसली फॉल हो रही, नीचे आ रही है, और फिर उसके बाद जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है, हमें यही प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए अब ये देखो, अब यहाँ पे 4 पे क्या हो रहा है, आउटपुट पे जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या है वो कम है और उसके बाद वो बढ़नी स्टार्ट होगी। तो हमें उससे पहले वाला पार्ट ही हमें प्रूव करना है कि जब हमारा आउटपुट बढ़ेगा और उसी टाइम पे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होगी। तो कौन कौन से कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले, उन कंसेप्ट्स को देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज मस्ट बी नेगेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, वो नेगेटिव होना चाहिए। ये जो दो कंडीशन है ये हमें करनी है। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपना फंक्शन से इक्वल्स टू 3x x प्लस 7 अपॉन x प्लस 5 प्लस 5। तो सिंपल यहाँ पे करने क्या वाला है, जो x है यहाँ पे 3x के साथ x की मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई 7 के साथ तो 7x इस तरह से, और 3 हमारा बाहर रह जाएगा और हमारा फंक्शन इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो हम अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, 3 आगे हो गया और वो पूरा जो फंक्शन था वो हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। तो 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों में क्या है, दो फंक्शन है, डिवाइड में है तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, और 5 कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, तो एक बार देख लेते हैं क्वोशिएंट रूल को। रूल नंबर 6 क्या, यहाँ पे क्या होता है, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन को, सेम फार्मूला हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को हम पुट करके डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं यहाँ पे। तो 5 प्लस एक्स सेकेंड है और एक्स स्क्वायर प्लस 7 फर्स्ट फंक्शन है। तो इस तरह से हमने कुछ इसको को वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। तो जी एक्स हमारा क्या था, एक्स प्लस 5 एज इट इज़ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x फर्स्ट फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे डी सी अपॉन डी एक्स को हमने एक्स एफ डैश भी लिखा है, तो इसको एफ डैश भी लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया और इसका हमने कर दिया अब डेरिवेटिव। 3x प्लस 5 एज इट इज़ रहना था, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x का डेरिवेटिव किया। एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x और 7x का 7। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 7x एज इट इज़ रहा, और एक्स प्लस 5 का क्या हुआ, एक्स का 1 और 5 का 0, तो 1 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x के साथ की, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x आ गया। अब सिंपल क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 और 2x प्लस 7 की मल्टीप्लाई कर देनी, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, कैसे मल्टीप्लाई, एक्स की एक्स के साथ की तो 2x स्क्वायर, 5 की फिर 2x के साथ की 10x, और फिर 5 की 2 के साथ की तो 10x प्लस 5 की 7 के साथ 35। और ये हम यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7x इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन होने से क्या होगा, हमारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो अब साइन चेंज होने से क्या होगा, यहाँ पे 7x से 7x कट हो जाएगा, और 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर चला जाएगा 2x स्क्वायर में से, तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 35 हमारा बचेगा ऊपर, और अपॉन में एक्स प्लस 5 स्क्वायर रह जाएगा। तो अब क्या करना है, अब ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, पर 35 के इस तरह से फैक्टर हो नहीं सकते कि 10x बन जाए बीच में। तो हम क्या करेंगे, 35 को ब्रेक कर लेंगे। और ब्रेक किस तरह से करेंगे, सिंपल हम ऐसा देखेंगे कि कौन से नंबर से मिलकर 10x बनेगा। 5 प्लस 5 10x हो सकता है, और 5 5 जा 25 हो जाता है। तो हम यहाँ पे 35 को ब्रेक कर लेंगे 25 प्लस 10 में, इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग। और ब्रेक कैसे करके कुछ इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 10 अपॉन में x प्लस 5 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन
यूज़ करके, जैसे हम 9th-10th में अपना इक्वालिटी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करते थे, इसकी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x+5 का होल स्क्वायर हमारा ये बन जाएगा। तो ये इनको सोल्व करेंगे तो फैक्टर आएंगे x+5 और ब्रैकेट में x+5, तो उसको हम लिख सकते हैं x+5 का होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन में x+5 का स्क्वायर। तो ये x+5 स्क्वायर दोनों के साथ में, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करके लिख लेंगे। तो x+5 स्क्वायर अपॉन x+5 स्क्वायर जो इसको हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन में x+5 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या बनेगा, 3 + 1, 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 प्लस x+5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा सिंपल। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 3 की मल्टीप्लाई करने पे 3 बन जाए 3 प्लस 10 की 3 के साथ 30 और अपॉन में x+5 का होल स्क्वायर हमारा आ जाएगा। इस तरह से हमने इसकी 3 की मल्टीप्लाई कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। तो डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 3 + 30 x+5 का होल स्क्वायर। अब 3 कॉन्स्टेंट तो क्या हो जाएगा 0, और जो x+5 का होल स्क्वायर क्या है, कुछ इस तरह से हम इसको कर देंगे। तो स्क्वायर आगे जा ली जाएगी, तो हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए, x+5 स्क्वायर को ऊपर ले गए तो पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब -2 आगे जाके 30 बन जाएगा, 13 × 2 60 हो गया, और x+5 का -2 -1 करेंगे तो वो -3 हो जाएगा। तो पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। और इसको फिर दोबारा से नीचे लेके आ जाएंगे, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसको थोड़ा आगे भी करके कैसे लिखते हैं, -60 अपॉन x+5 का क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या नेगेटिव निकल के आया, तो हम क्या कहेंगे, हैंस द मार्जिनल कॉस्ट फॉल कॉन्टिन्यूसली। इस तरह से इसका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फंक्शन। यहाँ पे कुछ मिस है यहाँ पे, तो इसको पहले ठीक करते हैं क्वेश्चन को। P इक्वल्स टू, यहाँ पे दो फंक्शन दिया, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन, तो हमने ये ठीक कर लिया है। तो फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एट इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती हैं, और हमारे पास डिमांड फंक्शन दिया है, सप्लाई फंक्शन दिया है, और वेयर P इज़ द प्राइस एंड X इज़ द क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। इक्विलिब्रियम होता है वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, जहाँ पे होगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। सेकंड, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी निकालना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या, तो -P/x मल्टीप्लाई dx/dt। वहीं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, P/x मल्टीप्लाई dx/dp। फ़र्क क्या है दोनों में, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, फॉर्मूला हमारा सेम है। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते टाइम हम क्या करेंगे, जो डिमांड फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब हम निकालेंगे तो हम अपने सप्लाई फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे ये 3 कंसेप्ट हैं जो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जब डिमांड फंक्शन है, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा। तो डिमांड फंक्शन हमारे पास है, सप्लाई फंक्शन, दोनों क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो 16 - 2x स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 10। तो क्या होगा, -2 इस तरफ चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 10 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर, और इसको फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू 6/8 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 आ जाएगा, और x इक्वल्स टू स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और x की वैल्यू 3√3/2 निकल के आ जाएगी। तो अब बात करते हैं हमारे पास, अब हमने जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए, P चाहिए, X चाहिए और dx/dp चाहिए। तो हमने अभी X तो निकाल लिया, अब हमें P भी निकालना। तो हम क्या करेंगे, जो X की वैल्यू इसको क्या करेंगे, डिमांड फंक्शन में पुट कर देंगे, किसी भी फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो हमारी जो वहाँ से हमें P की वैल्यू हमें निकल के मिल जाएगी। तो हम अपना डिमांड फंक्शन को लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, X की वैल्यू पुट कर देते हैं कुछ इस तरह से, P इक्वल्स टू 16 - 2x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 16 - 2, X की वैल्यू क्या है, √3/2। इसको ठीक कर लेते हैं और उसका स्क्वायर हम करने वाले हैं। तो इसको ठीक करते हैं पहले, यहाँ पे गलत लिख गया है। और ये क्या हो जाएगा, 16 - 2 × 3/4। तो क्या निकल के आएगा, 14.5 निकल के हमारा P की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 2 × 3 = 6/4। तो ये निकल के आएगा 14.5 P की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, जो जैसे हमने देखा था अपने डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, dp/dx भी हमें चाहिए, dx/dp चाहिए। तो अभी हमारे पास सप्लाई फंक्शन क्या है, P में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dp/dx कैलकुलेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो 16 - 2x स्क्वायर का हमें
निकालेंगे तो 16 का 0 हो जाएगा, 2 आगे जाके -4x इसका डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा हमारे डिमांड फंक्शन का। तो ये क्या है, डी पी अपॉन डी एक्स। तो अब चलते हैं अपना फॉर्मूला लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, -p अपॉन एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी पी। पर हमारे पास क्या है, डी पी अपॉन डी एक्स है, हमें चाहिए डी एक्स अपॉन डी पी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका इन्वर्स कर देंगे। तो इसका इन्वर्स करेंगे तो हमारे डी यही जो वैल्यू है हमारी क्या मिल जाएगी, डी एक्स अपॉन डी पी। तो डी एक्स अपॉन डी पी की वैल्यू इन्वर्स करने पर हमारी हो जाएगी 1 अपॉन -4x हमारी डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू है, p की वैल्यू है, डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, इन सब वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में पुट कर दे। तो कितना आता है, 14.5 अपॉन √3 अपॉन 2 -1 अपॉन 4x। अब x की वैल्यू हमें पता है, तो हमें जो कि है √3 अपॉन 2 x की वैल्यू है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 4 ब्रैकेट में √3 अपॉन 2 निकल के आ जाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे, 2 से 4 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 निकल के आ जाएगा। और ये 2 इस वाला ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, और 2 से 4 कट गया तो 2 बच गया है, इससे ये कटा तो ये 2 आ गया। तो 14.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आएगा 29, और इन दोनों की मल्टीप्लाई √3 होके 3 बन जाएगा, और 3 2 जा 6, और ये ऊपर हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे एक चीज़ हमारी छूट गई है, फॉर्मूला में स्टार्टिंग में माइनस था तो माइनस भी यहाँ पे हम लगा देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, ये निकल के माइनस माइनस प्लस, 29 माइनस का है और -1 है तो प्लस 29 प्लस का हो गया, अपॉन में 6 आ गया। और 6 से अगर 29 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग निकल के हमारा आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.83। ये हमारा निकल के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आ गई। और अब ये क्या है, हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा होने पे क्या होता है, इलास्टिक डिमांड का नेचर कैसा होता है, इलास्टिक डिमांड होती है हमारी एक से ज़्यादा होने पे। वैल्यू अगर हमारी एक से ज़्यादा निकल के आती है तो डिमांड का नेचर कैसा होता है, इलास्टिक। अब करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो फॉर्मूला हमारा सेम है, तो सिंपल क्या करेंगे, मेरे यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज कर देता हूँ जो हमारा फंक्शन है। अब इसके लिए क्या करेंगे, जो सप्लाई फंक्शन है उसका यूज़ करना, उसका डेरिवेटिव करना है। तो अब जहाँ पे पी की वैल्यू मैंने डिमांड फंक्शन ली थी 16 - 2x² ली थी, वहाँ पर क्या कर दूँगा, 6x² + 10x से मैं इसको चेंज कर दूँगा, और फिर उसका करता हूँ डेरीवेटिव। इस तरह से मैंने इसको चेंज किया, और अब डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि 2 आगे जाएगा, 6 2 जा 12, और x एज इट इज़ रह जाएगा। इस तरह से ये निकल के आ जाए। और हमें डी पी अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी पी अपॉन डी एक्स के लिए क्या होगा, 1/12x हो जाएगा। तो 1/12x हो गया। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एस हो जाएगा, और यहाँ से हमारा माइनस भी हट जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला बन गया p/x dx/dt। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो p/x की वैल्यूज़ तो सेम रहने वाली हैं, और तो चेंज कहाँ पे आएगा, जो ये 1/4 की जगह पे 12 आ जाएगा। अब बाद में क्या करेंगे, अब 12 से जहाँ पे हमने 4 को कट किया था वहाँ पे अब 12 से 2 को कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 2 अगेन ऊपर चला जाएगा, और सारा क्वेश्चन सेम रहना है, बस वैल्यूज़ को हमें चेंज कर देना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम रहना है, और यहाँ पे 2 की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे कट करने के बाद आएगा ये, इसको करते हैं ठीक, और ये निकल के आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 से 12 को कट करेंगे तो ये आ गया 6, और 3 से √3 6 हो गया, 3 हो गया, और 6 × 3 18, 29/18 आ गया। और इसको करेंगे अगर हम डिवाइड तो ये निकल के आएगा 1.61। तो यहाँ पे अगेन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हो गया एक से ज़्यादा, तो सर नेचर कैसा होगा, इलास्टिक सप्लाई होगी हमारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस माइनस को यहाँ से हटा देता, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है ये, द एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज गिवन बाई AC = x + 1 + 36/x, where x is the output. Find the output for which AC is increasing and output for which AC is decreasing. Find the total cost and marginal cost. तो सबसे पहले एक ग्राफ ले लेते हैं एवरेज कॉस्ट का, और देखते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट का जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह से होता है। तो जितने भी कॉस्ट होती हैं वो क्या होती है, यू शेप में होती हैं।
तो उसी तरह से जैसे हमारा पहले जो कॉस्ट होती है वो धीरे धीरे कम होती है और उसके बाद वो बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। तो एवरेज कॉस्ट का जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हमें मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो ग्राफ है यहाँ पे क्या मिनिमम पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट के बाद क्या होने वाला है कि उससे पहले जो हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम होगी। इस पॉइंट के बाद 4 के बाद जो हमारी जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, पर उस आउटपुट बढ़ने के साथ ही क्या होगा, हमारा जो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट है वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही पॉइंट हमसे पूछा है कि ये वो वाला पॉइंट बताओ जिसके बाद हमारी जो आउटपुट है वो क्या हो जाए, बढ़ना स्टार्ट हो जाए, और जिससे पहले आउटपुट जो एवरेज कॉस्ट है वो कम रहे और जिसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाए। यही पॉइंट हमसे पूछा है कि मिनिमम पॉइंट। तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कौन कौन सी कंडीशन होंगी, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल करेंगे 0 से तो वहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, और मिनिमम कॉस्ट के लिए हम क्या चेक करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर में उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए। ये दो कंडीशन हमें चेक करनी है। तो लेते हैं अपना एवरेज कॉस्ट फंक्शन और करते हैं सोल्व। एवरेज कॉस्ट फंक्शन हमने ले लिया है, x + 5 + 36 अपॉन x हमने ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करने के लिए हम लिख लेते हैं d/dx और ब्रैकेट में अपने फंक्शन की वैल्यू। अब x क्या है, हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 5 क्या है कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और x अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, उसके सामने की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, और उसके ऊपर जो एक पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये होगा 36/x²। तो फाइनली आंसर की फाइनल डेरिवेटिव क्या हो गया हमारा, 1 + 36 अपॉन -1 - 36 अपॉन x² हमारा क्या निकल के आ गया, एवरेज कॉस्ट निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, d/dx को हम क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल हम पुट कर लेंगे। इक्वेट करने के से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो क्या किस तरह से करेंगे, 0 = 1 - 36 अपॉन x²। तो क्या करेंगे, माइनस का है 36 तो इसको इधर ले जाएंगे इक्वल्स टू के, तो ये क्या हो जाएगा 36 अपॉन x² = 1 हो जाएगा। अब x डिवाइड में तो इक्वल्स टू से साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा और 36 = x² हो जाएगा। अब स्क्वायर क्या होगा, 36 के ऊपर रूट बनाएगा और x = हो जाए x = होगा √36। तो यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हैं क्योंकि रूट बन गया है। तो अब √36 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, और जब भी रूट से वैल्यू निकलती है तो उसकी दो वैल्यू होती है, एक प्लस की एक माइनस की। तो हमारा जो आउटपुट है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही हम यूज़ करेंगे। तो x = क्या हो जाएगा, 6 यूनिट्स हमारा निकल के आ जाएगा। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। तो 6 यूनिट के से पहले हमारी जो AC है वो डिक्रीज़ होगी, और 6 यूनिट के बाद हमारी जो AC है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की। अब ये तो हमने किया, अब चेक करते हैं कि क्या मिनिमम पॉइंट पे है, तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशन चेक करें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम निकालेंगे। तो क्या होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 36 1 का 0 और 36 अपॉन x² कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और जो ये माइनस का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो आंसर आ गया 36 अपॉन x³। तो पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉजिटिव नंबर तो 0 से बड़ा ही होगा। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हमसे पूछा गया फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एवरेज कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई एक्स हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट पहले से ही, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लिया है, टोटल कॉस्ट = एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है एक्स के साथ। तो x के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो देखो क्या होगा, x की x के साथ करेंगे तो कितना होगा x², 5 की x के साथ करेंगे तो 5x, और 36 अपॉन x की x के साथ करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास 36। तो x कैंसिल हो जाएगा तो 36 बचेगा। तो कितना हमारा जो कितना निकल के आएगा, x² प्लस 5x प्लस 36।
तो ये हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया। तो हमसे टोटल कॉस्ट पूछा था वो हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं लेकिन मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालें? अगर हम टोटल कॉस्ट का हम डेरिवेटिव कर दें तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। तो हमें सिंपल क्या करना है, जो हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन बना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 36, इसका क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है। और डेरिवेटिव क्या करेंगे, एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x, और प्लस 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 36 का 0 हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, 2x प्लस 5 हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ गई है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, अ फर्म नोज दैट द डिमांड फंक्शन फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो हमें किस बात पे नोटिस करना है, वो जो हमारा लीनियर पॉइंट है इसको हमें फोकस करना है कि लीनियर का मतलब क्या। मैंने आपको बताया था लीनियर का मतलब पहले भी, एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो नोन दैट इट कैन सेल 200 यूनिट व्हेन प्राइस इज 5 एंड कैन सेल 1500 यूनिट व्हेन प्राइस इज 2। डिटरमाइन डिमांड फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन, एवरेज रिवेन्यू फंक्शन एंड मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन। तो ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो लीनियर मैंने बताया था आपको, लीनियर डिमांड फंक्शन क्या होता है। लीनियर डिमांड फंक्शन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, P इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो ये सिंपल लीनियर डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो सिंपल हमारे पास प्राइस भी है और एक्स क्या है प्राइस, और एक्स क्या है हमारा क्वांटिटी। तो हमारे पास पी और एक्स गिवन है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, और जितने भी दोनों इन्फॉर्मेशन से हम दो इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन क्या करेंगे, पी कितना है हमारा 5 और एक्स कितना है 2000। तो हम सिंपल इसमें यहाँ पे पुट करके पहली इक्वेशन बना लेंगे। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, 5 प्लस ए प्लस 2000 बी, और सेकंड क्या हो जाएगी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी 2 इक्वल्स टू ए प्लस 1500 बी। तो लीनियर इक्वेशन से बन गई। अब जैसे 9th-10th में हम लोग करते थे लीनियर इक्वेशन को सोल्व, उस तरह से इनको सोल्व कर लेंगे ऊपर नीचे रख के। तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कुछ इस तरह से हम करेंगे। अब क्या करना है कि ए से एक को कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे सेकंड वाली इक्वेशन के। तो 2 की जगह पे -2, ए की जगह पे -1 माइनस ए, और 1500 को भी माइनस कर देंगे। तो ए से ही कैंसिल आउट हो गया, तो 5 - 2 3 हो गया, और 2000 - 1500 निकल के आएगा 500 बी। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/500। 3/500 हमारा b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब सिंपल क्या करेंगे, b की वैल्यू की एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे और वहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, अब पुट कर लेंगे और वहाँ से सपोज फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। तो 5 इक्वल्स टू ए प्लस 2000 मल्टीप्लाई 3/500 हम पुट कर लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। प्लस 2000 ब्रैकेट मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं 3/500। अब 500 है, 2000 कट हो जाएगा तो कितना है 4, और 4 3 जा 12। तो 12 इस तरफ, और उधर अगर प्लस का 12 साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12, और +5 उधर ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा -12 + 5 इक्वल्स टू -7। ए की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, और इसको अगर सोल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ए इक्वल्स टू -7 हमारा निकल के आ जाएगा। 12 माइनस का है तो -12 इक्वल्स टू कितना आ गया, -7 निकल के हमारा आ गया। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू, तो जो हमारा लीनियर डिमांड फंक्शन था उसके अंदर हम ये वैल्यू उसको पुट कर देंगे, और हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फंक्शन कैलकुलेट करना, वो निकल के आ जाए। तो लीनियर डिमांड फंक्शन क्या है, ए पी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स हमारा लीनियर फंक्शन है। तो इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फंक्शन कैलकुलेट करना है वो निकल के आ जाएगा। तो P इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स में करते हैं वैल्यूज़ को पुट। ए की वैल्यू हमारी कितनी है -7, और बी की वैल्यू कितनी है 3/500। तो इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो -7 और बी की वैल्यू कितनी है 3/500। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर डिमांड फंक्शन हो गया है।
चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, और अगला पार्ट हमारा टोटल रिवेन्यू फंक्शन। तो हमारे पास पी है, तो अगर हम रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिमांड फंक्शन पहले हम लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट है रिवेन्यू फंक्शन। तो रिवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, पी हमारे पास गिवन है जो कि -7 + 3/500x। सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर रिवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू एक्स, तो इसमें x की मल्टीप्लाई सिंपल कर देंगे, तो करेंगे 7x - 7 + 3/500x और ब्रैकेट में x। अब ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x की मल्टीप्लाई -7 से तो -7x प्लस 3 की, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा 3x की करेंगे x के साथ तो कितना हो जाएगा x²। यहाँ पे पहले इस x को है ना पीछे चला गया, इसको 3 के साथ लिख देते हैं क्योंकि क्या है मल्टीप्लाई हो गई थी 3 की x के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो गया यहाँ पे। इस तरह से तो सारे x को आगे लिख लिया हमने, इसको भी करते हैं ठीक, इसको ले चलते हैं आगे। अब ठीक है, तो x की -7 के साथ तो -7x प्लस 3x² हमारा जो रिवेन्यू फंक्शन वो निकल के आ जाएगा। अपॉन 500 रिवेन्यू आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अपना एवरेज रिवेन्यू फंक्शन। तो एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, टोटल रिवेन्यू फंक्शन हमारा है, उसमें को अगर हम टोटल रिवेन्यू को अगर x से डिवाइड कर दें, x क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट, तो हमारा एवरेज रिवेन्यू निकल के आ जाएगा। तो रिवेन्यू फंक्शन हमारे पास है, तो सिंपल हमें अपने जो रिवेन्यू फंक्शन है उसको x से डिवाइड करना है टू कैलकुलेट एवरेज रिवेन्यू फंक्शन। तो एवरेज रिवेन्यू फंक्शन टोटल रिवेन्यू अपॉन x, सिंपल इसको कॉपी कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे x के साथ, -x प्लस 3x² / 500। तो सिंपल x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा -7, और x से ये वाला x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x/500। सिंपल जो हमारा डिमांड फंक्शन पहले था p = -7 + 3x/500 वो दोबारा से आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो ये फंक्शन था इसी के जैसा कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम ये निकल के आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारा ये एवरेज रिवेन्यू फंक्शन निकल के आ गया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन। तो मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन कर लेते हैं फटाफट। तो मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन कब निकलेगा, अगर हम टोटल रिवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो हमें मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा, d/dx ब्रैकेट में टी आर की जो हमारा टी आर है -7x प्लस 3x² / 500, उसकी वैल्यू लिख ली। अब -7x का क्या होगा -7, और x² 3x² होगा, स्क्वायर आगे चला जाएगा, 3 2 = 6/500, तो -7 + 6x/500, तो ये हमारा हो गया मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन। तो अब सिंपल क्या करेंगे, 2 से कट करेंगे 6 को तो कितना आएगा 3, और 500 को 2 से कट करेंगे तो आएगा 250। तो इस तरह से हमारा ये मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन निकल के आ गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इट्स टाइम टू सब्सक्राइब, लाइक